हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट का रिवीजन करेंगे। चलिए, सॉलिड को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेन कैरेक्टर्स क्या हैं उन पर जरा ध्यान देना आप। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैंने सारी चीज़ें। इट हैज़ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। शेप तो सॉलिड की होती है, बट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, उसमें एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। बट अमॉर्फस में कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, वो इरेग्युलर होता है एक्चुअली। इट हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, यानी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर मेल्ट होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर मेल्ट होना शुरू होगा, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं किसी नाइफ से या शार्प टूल से, तो उससे जो दो पीस बनते हैं उसमें प्लेन सरफेसेस, स्मूथ सरफेसेस जनरेट होती हैं। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। जब अमॉर्फस सरफेस को कट करते हैं, अमॉर्फस सब्सटेंस को कट करते हैं, तो उसमें दो जो पीस बनते हैं, न्यू पीसेस, उनमें इरेगुलर सरफेस होती है। इसी टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी मैंने बताया यहाँ पर। ऐसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है, यानी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा अमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है। इट डज नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, यानी इनका नेचर एनाइसोट्रोपिक होता है। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, जबकि अमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर सॉलिड जैसे दिखते हैं बट होते नहीं कई सारे। जैसे सुपर कूल लिक्विड हमारे पास एक एग्जांपल होता है, इन्हें हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब कंटिन्यू एक लंबी दूरी तक वो आपको सेम ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे। लेकिन अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए अमॉर्फस को हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था कि एन आइसोट्रोपिक क्या होता है। एन आइसोट्रोपिक समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पर एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें आप देखो ब्लू डॉट पॉइंट्स है, ब्लू सर्कल्स और व्हाइट सर्कल्स, यानी कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, और ये एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखो, जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन पर जो अरेंजमेंट मिल रहा है हमको, उसके उस लाइन पर नियरेस्ट हमको ब्लू डॉट्स मिल रहे हैं या ब्लू सर्कल्स मिल रहे हैं, जबकि सी डी लाइन में वैसा अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली जैसा हमें ए बी लाइन पर मिल रहा था। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में इनकी अरेंजमेंट अलग अलग मिलती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अलग अलग शो करते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग डायरेक्शन में उनमें ये वैल्यूज पता करें, तो इस टाइप के कैरेक्टर को बोलते हैं हम लोग एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस। देखो, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज सम of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different values। और इसका कारण क्या है? This arises from different arrangements of particles in different directions। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एनाइसोट्रोपिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट, जिससे पूरा क्रिस्टल लैटिस बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट पार्ट। यहाँ पर चार टाइप की यूनिट सेल लिखी गई हैं। एक लिखी गई है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसे हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। जहाँ कहीं भी सिंपल क्यूबिक सेल लिखा है या एससीसी लिखा है, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। दूसरा बॉडी सेंटर्ड सेल, बीसीसी। नेक्स्ट फेस सेंटर्ड सेल, एफसीसी। एंड लास्ट इज एंड सेंटर्ड सेल, ईसीसी। एंड सेंटर्ड सेल को हमें इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, बट इसका नाम यूज होता है, क्योंकि अभी हम कुछ और रीजन बताएंगे आगे चल के कि एंड सेंटर्ड सेल का यूज़ कहाँ पर है। सिर्फ काउंटिंग के लिए इसका यूज़ है, अदरवाइज इसका और कहीं यूज़ हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मेनली इन तीन यूनिट सेल्स को पढ़ने वाले हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एससीसी फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी फॉर बॉडी सेंटर्ड सेल, एफसीसी फॉर फेस सेंटर्ड सेल। तो मैंने यहाँ तीनों को कंपैरिजन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
SCC, BCC, FCC। चलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको। अगर एटम्स कॉर्नर पे हैं, क्यूब में कॉर्नर पर, तो आप एटम का 1/8 पार्ट काउंट करेंगे। अगर फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर, तो आप उसका 1/2 पार्ट काउंट करेंगे। अगर एज सेंटर पे है तो आप उसका 1/4 पार्ट काउंट करेंगे। और अगर बॉडी सेंटर में है, बॉडी सेंटर, तो आप उसका कंप्लीट पार्ट काउंट करेंगे। एटम्स की कैलकुलेशन ये होती है। मेरा मतलब ये, वापस से जब आप यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उन्हें कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। कॉर्नर्स वाले क्यूब के अंदर कॉर्नर्स वाले एटम को हम 1/8 पार्ट काउंट करते हैं, क्योंकि हर एक क्यूब का जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है। ऐसे ही फेस सेंटर में प्रेजेंट एटम का हम 1/2 पार्ट काउंट करते हैं, क्योंकि फेस 2 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होती है। इसी टाइप से एच सेंटर में प्रेजेंट एटम का हम 1/4 पार्ट काउंट करते हैं, क्योंकि एच सेंटर में प्रेजेंट एटम या एच अदर 4 यूनिट के साथ या टोटल 4 यूनिट के साथ शेयर्ड होती है। इसी टाइप से जो बॉडी सेंटर में है, तो बॉडी सेंटर यानी किसी एक क्यूब के अंदर कोई बॉडी सेंटर्स का सेंटर पॉइंट हो गया क्यूब का, तो वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर्ड नहीं होगा, तो वहां रखा हुआ आइटम उसी में इन्वॉल्व होगा, तो उसका फुल पार्ट कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है SCC, BCC, FCC। SCC सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब इसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे होंगे, और एक क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसी टाइप से BCC में, बॉडी सेंटर्ड सेल में, एटम्स कॉर्नर पे होंगे एंड बॉडी सेंटर में होगा। और FCC में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे होंगे एंड फेस सेंटर पे होंगे। अब आप यहां पर देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स Z = 1 SCC में, क्योंकि आपको पता है केवल कॉर्नर पे होंगे तो 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1 आएगा। बॉडी सेंटर और कॉर्नर पे होगा तो बॉडी सेंटर के कारण पार्ट कितना आ गया? 1 BCC में, और कॉर्नर के कारण 1/8 इंटू 8 यानी 1 वो, तो टोटल कितना हो गया? 2। इसी टाइप से फेस सेंटर में अगर हम काउंट करेंगे तो फेस सेंटर में कॉर्नर पर एटम है और फेस सेंटर में कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम्स का 1/8 इंटू 8 काउंट करेंगे, यानी कि 1 वो हो गया। प्लस फेस सेंटर पे है तो टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के? 6 फेसेज होते हैं, और 6 फेसेज पर 6 एटम्स प्रेजेंट है, तो उनका 1/2 पार्ट काउंट करेंगे तो 3 एटम्स वो हो जाएंगे, तो 3 + 1 टोटल एटम्स कितने हो गए? 4। तो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन FCC 4। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन SCC? तो A = 2R। इसी टाइप से रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन BCC इज √3a = 4R। √3a होता है बॉडी डायगोनल। आप देखो यहाँ पर इस एटम से लेकर इस एटम तक अगर हम जाएंगे तो हमको बॉडी डायगोनल मिलेगा, और बॉडी डायगोनल मिलेगा तो ये बॉडी डायगोनल में आप देखो कॉर्नर वाले एटम का रेडियस दोनों का और बॉडी सेंटर वाले एटम का डायमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4R। इसी टाइप से यहाँ पर देखो FCC में, अगर FCC में हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाते हैं किसी एक फेस में, जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया वो, तो आप देखो ये जो फेस है वो होता है √2a फेस डायगोनल, और √2a = यहाँ कितना मिलेगा? 4R। तो मैंने ये लिखा हुआ है √2a = 4R। ये रिलेशन है रेडियस का एंड एज लेंथ का। मैंने SCC, BCC, FCC तीनों बताए हुए हैं। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है SCC का? 0.52। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC इज 0.68। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC इज 0.74। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन यानी 100 का इंटू कर दो तो 52%। इसी टाइप से परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC 68%। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इन FCC इज 74%। अब आपसे कई बार क्वेश्चन में एम्प्टी फ्रैक्शन पूछा जाता है, तो आप इन्हें 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपको एम्प्टी फ्रैक्शन मिल जाएंगे SCC, BCC, FCC में, सभी में। SCC में जो वॉइड बनता है वो बनता है क्यूबिकल वॉइड, लेकिन FCC में 2 तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको याद रखना है, जो FCC में, याद रखना FCC बोला जाए या HCP बोला जाए या CCP बोला जाए, उनमें वॉइड्स हमेशा यही बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इनके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? तो इसका एक रेशियो है, जिन एटम्स से मिलकर लैटिस बना हुआ है, यानी टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लैटिस। कौन से लैटिस? लेकिन FCC टाइप लैटिस, FCC मतलब HCP एंड CCP टाइप लैटिस, उसमें जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। इसका मतलब यह है कि इसका इफेक्टिव नंबर रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1:1:2।
नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल, एम मोलर मास, ए एज लेंथ एंड एन ए अवोगैड्रो नंबर। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड एट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप देखो एटम्स का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जेड, तो फॉर्मूला बन गया जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए इज अ यूनिट सेल एंड ए क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए इज अ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब आप ध्यान से देखो यहाँ डेंसिटी इक्वल टू लिखा था जेड एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, यानी जेड अपॉन ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते थे, डी एन ए अपॉन एम, ये हो सकता है जेड अपॉन ए क्यू। तो देखो आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो तो आपको एक नया फॉर्मूला बन जाता है डी एन ए अपॉन एम इंटू 4/3 पाई आर क्यू। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना कई बार जेड और ए की वैल्यू नहीं मिल रही तो जेड अपॉन ए क्यू को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। हमारे पास बेसिक 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, यानी कि जो यूनिट सेल होती है उसको 3D में अरेंज करते चले जाएं सभी डायरेक्शन में, तो एक लैटिस या बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम लैटिस बोलते हैं। तो बेसिक लैटिस कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के। ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ये सारे मैंने लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी से इनको याद करो, बहुत जरूरी है क्योंकि इन पर मेंस में क्वेश्चन आता ही है। आप देखिए क्यूबिक में कितनी टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल हैं, तो क्यूबिक में हमारे पास जो पॉसिबल यूनिट सेल्स हैं आप देख सकते हैं एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, यानी 3 टाइप की। इसी टाइप से टेट्रागोनल में 2 टाइप की पॉसिबल हैं, एससीसी, बीसीसी। रोम्बोहेड्रल में एससीसी 1 टाइप की पॉसिबल है। मोनोक्लिनिक में एससीसी, ईसीसी सॉरी, एंड सेंटर्ड सेल। एंड सेंटर्ड सेल का केवल ये यूज है कि यहाँ पर लिखने के काम आती है वो, इसमें यानी कि मोनोक्लिनिक में 2 तरह की यूनिट सेल पॉसिबल है। ऑर्थोरोम्बिक, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी 4 टाइप्स के बनेंगे। हेक्सागोनल एससीसी और ट्राइक्लिनिक एससीसी, यानी एससीसी का मतलब प्रीमिटिव, हो सकता है प्रीमिटिव लिखा हो। अगर आप इस वैल्यू को टोटल करें तो ध्यान से देखो 3 + 2 5 + 1 6 6 + 2 8 8 + 4 12 12 + 1 13 13 + 1 14, यानी टोटल 14 टाइप के लैटिस पॉसिबल है, पॉसिबल लैटिस। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर कि पॉसिबल वेरिएशन के बेस पर जो लैटिस बन सकते हैं वो 14 टाइप के पॉसिबल हैं। इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस, दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। और आप देखो मैंने इसका टोटल करके लिखा हुआ है। तो आप पहले तो ये सारे के सारे जो 7 टाइप के बेसिक लैटिस हैं उनको याद कर लो अच्छे से। मैं इसका एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, आप कोशिश कर लेना वो याद हो जाए आपको। वैसे बिना ट्रिक के याद करो तो ज़्यादा अच्छा है, ट्रिक्स याद करने में जितना टाइम लगाते हैं उतना तो ओरिजिनल याद हो जाता है। फिर भी बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर ट्रिक बता दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्यूट रोमा ऑर्गेनाइज हर ट्रिक्स। अब इसको समझना, क्यूट में आप देखिएगा यहां पर क्यू का मतलब है क्यूबिक, ये टी टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल जो बोलते हैं। तो यहां पर हमने जो लिखा हुआ है देखो आप, ये आपने लिखा हुआ है टेट्रागोनल, तो टी का मतलब टेट्रागोनल, क्यू सी यू का मतलब क्यूबिक, तो ये टेट्रागोनल। इसी टाइप से आर ओ लिखा हुआ है, ये रोम्बोहेड्रल बोला गया, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ये एम ए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। इसी टाइप से ओ आर ऑर्थोरोम्बिक, स्पेलिंग सही कर लेना भाई आप लोग। एच ई हेक्सागोनल, ट्रिक ट्राइक्लिनिक। अब आप देखो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे सीक्वेंस बन गया। क्यूट रोमा ऑर्गेनाइज हर ट्रिक्स,
तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। और आप इसका फ़ोन नंबर भी याद कर लो, ये 32124111। अब आपको ये भी याद हो गया कि क्यूबिक में कितने टाइप के लेटर्स आते हैं, 3, टेट्रागोनल में 2 टाइप के, रोम्बोहेड्रल में 1, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ याद किया है। मोनोक्लिनिक में 2 टाइप्स के आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, ऑर्थोरोम्बिक, ये 4 टाइप्स के, हेक्सागोनल 1 टाइप का, ट्राइक्लिनिक 1 टाइप के। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं इसके लिए। चलिए खैर, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पैकिंग, मैं 3D टाइप पैकिंग बता रहा हूँ, 2 डायमेंशनल पैकिंग नहीं बता रहा हूँ। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होती है, आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने एटम्स का अरेंजमेंट किया है, जो नंबरिंग डाली हुई है 1 2 3 4, सारी जो नंबरिंग यहाँ पर मैंने मेंशन की है, उस नंबरिंग को अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी नंबरिंग अगर आप इस टाइप से मिलाएंगे तो एक प्रॉपर स्क्वायर बनता है, यानी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखा गया है 3D में। तो इस टाइप से इसको बोला गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप देखो इसमें किसी भी लेयर में, ये मैंने 3 लेयर बनाई है क्योंकि कम से कम 3 लेयर की बात करेंगे, तो 3 लेयर के अंदर जो मिड वाली लेयर है उसके एटम्स का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। हर एक लेयर मिड में ही आती है। अगर आप कोई बोलते हैं कि एंड लेयर, तो उसके बाद वाली लेयर भी होती है। और 2 डायमेंशनल की बात की जाए तो अलग से 2 डायमेंशनल की ही बात की जाती है फिर। चलिए खैर, अब जो एक्स एटम है, जैसे मैंने यहाँ एक्स एटम की बात की, ये जो एक्स एटम है, एक्स एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, 4 एटम टच कर रहे हैं। तो यानी 2 डायमेंशन में एक्स एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन अगर 3D स्ट्रक्चर में देखें, 3 डायमेंशन में, तो जो एक्स एटम है, मिड वाली लेयर देख लो, तो मिड वाली लेयर में यहाँ पर इस सेकंड नंबर लेयर की बात कर रहा हूँ, इसमें एक्स एटम को उसकी साथ वाली लेयर में 4 एटम टच कर रहे हैं। और ऊपर वाली लेयर से एक्स एटम टच कर रहा होगा। यहाँ पर नंबर इसलिए डाले गए हैं कि जो नंबर लिखा गया, यानी 1 नंबर के ऊपर 1 नंबर का एटम आएगा, 2 नंबर के ऊपर 2 नंबर का एटम आएगा, 3 नंबर के ऊपर 3 नंबर का एटम, ये नंबरिंग इसीलिए लिखी गई है। यानी एटम के ऊपर एटम आएगा तो एक्स नंबर के ऊपर एक्स नंबर का एटम आएगा, एक्स नंबर के नीचे एक्स नंबर का एटम आएगा। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो एक्स नंबर का एटम है उसे अपनी साथ वाली लेयर में कितने एटम टच कर रहे हैं, 4। ऊपर वाली लेयर से 1 एटम टच करेगा, नीचे वाली लेयर से 1 एटम टच करेगा, यानी कि टोटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज 6। अब एक्स का मतलब ये अकेले एक्स नहीं है, इसमें हर एक एटम एक्स है एक तरह से अगर देखा जाए तो। किसी भी एटम्स को काउंट करो, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, दैट इज 6। ये एक्स तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक पर्टिकुलर एटम को रिप्रेजेंट किया मैंने। बाकी यहाँ सब भाई, इधर भी तो और बहुत सारे एटम्स सराउंडेड होंगे ना इस साइड में, तो बहुत सारे रहेंगे वो। अरेंजमेंट ऑफ लेयर कैसा है, तो देखो, जैसा लेयर नीचे वाली लेयर का है वैसा ही ऊपर वाली लेयर का है, उससे वैसा ही सबसे ऊपर वाली लेयर का है, यानी सभी लेयर्स का अरेंजमेंट सेम है। तो अगर सबसे नीचे वाली लेयर को मैंने ए नाम दिया और वैसा ही अरेंजमेंट ऊपर है, तो उसको भी ए नाम देना पड़ेगा, उसके ऊपर वाली लेयर को भी ए नाम देना पड़ेगा, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है। यानी इसमें ए टाइप अरेंजमेंट चलता है। इसमें टाइप ऑफ वॉइड कौन सा बनता है, इसमें क्यूबिकल वॉइड बनता है, क्योंकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनता है, क्यूबिकल वॉइड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे हम एचसीपी बोलते हैं। आप देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या किया गया है, एटम्स को इस टाइप से अरेंज किया गया, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, डायग्राम देख लो आप। ये सारे एटम्स हैं, यह नंबरिंग डाली गई 1 2 3 4, ब्लू कलर से कुछ नंबरिंग की गई है, आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है। एक्स नंबर का एटम रिप्रेजेंटेशन के लिए समझाया गया है। अब इसमें हुआ क्या वो समझो, यहाँ पर देखो रेड कलर से कुछ नंबर किए गए हैं। रेड कलर से जो नंबर किए गए उनको मैं यहाँ पर येलो कलर से मार्क कर देता हूँ। ये जैसे 8 नंबर है, या 9 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, 7, ये 7th नंबर है। तो जो 7th नंबर है, आप ध्यान से देखो, ये 7 नंबर, 7 के बाद यहाँ पर जो वॉइड था 3 एटम के बीच में, वो था 8 नंबर। तो जो 8 नंबर है उसके ऊपर ये 8 नंबर का एटम आएगा, ये वाला। इसी टाइप से जब 8 नंबर का एटम यहाँ पे आ जाएगा तो दूसरा एटम इस जगह आएगा, फिर तीसरा एटम यहाँ आएगा। यानी आप ऊपर वाली लेयर का अरेंजमेंट देखो, बिल्कुल ये जो मैंने बनाया वो था। इसी टाइप से इसके नीचे भी इसी टाइप का अरेंजमेंट आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट किस टाइप का होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा। इसी टाइप से यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा एक्स एटम के लिए। अब एक्स एटम को अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो यहां पर एक्स एटम के केस में
ये जो एक्स एटम है, मैंने लिखा हुआ है एक्स एटम को साथ वाली लेयर में कितने एटम टच कर रहे हैं 6, उसके ऊपर वाली एटम से लेयर से कितने एटम टच कर रहे हैं 3, और नीचे वाली लेयर से कितने एटम टच कर रहे हैं 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया 12। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज 12। यहाँ दो तरह के वॉइड बनते हैं, एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दो टाइप के वॉइड बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड का अरेंजमेंट मैंने यहाँ शो किया हुआ है। अगर 3 एटम के ऊपर कोई चौथा एटम आ जाए तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अगर तीनों एटम के ऊपर भी 3 एटम आ रहे हैं लेकिन वो उस वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं या बंद नहीं कर रहे हैं या उसको कवर नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप से बनता है, उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो वॉइड बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो ध्यान से देखो, उस वॉइड को 6 एटम्स बना रहे हैं और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है जिस जगह का, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो आता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो याद रखना। दूसरी बात बताता हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी ध्यान से सुन लो। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वॉइड का भी बोला है मैंने इसमें। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। ये भी ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन उसी टाइप की होती है, बस अरेंजमेंट ऑफ लेयर डिफरेंट होता है। जो एचसीपी में था उससे थोड़ा अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, बाकी परसेंटेज, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी इसमें। आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम पूरा ABC। आप देखो ऊपर वाले में ए लेयर और ऊपर वाली 3rd नंबर की लेयर दोनों सेम स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर जो ए लेयर है वो डिफरेंट है सी लेयर से। यानी यहाँ पर जो अरेंजमेंट मिलेगा वो हमको ABC टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। अरेंजमेंट ऑफ लेयर इज ABC टाइप का। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी कितना होगा 12, क्योंकि साथ वाली लेयर में कितने टच कर रहे हैं 6, ऊपर वाली लेयर से 3, नीचे वाली लेयर से 3। ना टाइप्स ऑफ वॉइड, यहाँ पर भी कौन से वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने कहा ना वो सारी चीजें सेम रहेंगी वैसे। नाउ नेक्स्ट इज एक और यूनिट सेल होती है जिससे बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। सो प्लीज आप इसका फॉर्मूला याद जरूर रखना। हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है 24√2r³। हालांकि इसको हम डेराइव कराते हैं, बट अभी शॉर्ट वीडियो है, इसमें आप इस फॉर्मूले को याद रखो। हाँ, इसमें एक और चीज याद रखनी है आपको, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी कि Z इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू आएगी 6, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% रहेगा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटिंग रेडियस रेशियो यानी कि हम लिखते हैं रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। यानी कि जो अभी हम यहाँ ऊपर पढ़ रहे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या क्यूबिकल वॉइड, उन वॉइड्स में कोई छोटा सा एटम फिट करना है। हम जनरली ये मान के चलते हैं कि लैटिस एनाइन से मिलकर बना है और उसके अंदर एक छोटा सा एटम जो उस वॉइड में फिट हो जाए बिना उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए, उसको हम मानेंगे कैटायन। तो उनका रेडियस रेशियो क्या है, क्या रेडियस रेशियो होना चाहिए या क्या रेडियस आयन होना चाहिए, आयन का रेडियस कितना होना चाहिए कि वो वहां पर फिट हो जाए, उसी बेस पे ये थ्योरी डिफाइन की गई है। तो इसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन R पॉजिटिव इज लेस देन R नेगेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ एनाइन। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो 1 से कम आएगी। अब देखो ये जो वैल्यूज आती हैं अलग अलग, वो आती हैं 0.155 से लेकर 0.225, 0.414, 0.7321। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये x की वैल्यू आप याद ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। अब आप समझना 0.155 से लेके 0.225 से पहले तक, देखो मैंने 0.225 तक नहीं बनाया लाइन को, मैंने उससे पहले तक बनाया। इसमें आपको मिलेगा ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर। इसका मतलब ये है कि ये 2D में बनेगा। अच्छा, 0.225 जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से 0.414 से पहले तक, यानी 0.414 से पहले तक वो मिलेगा हमको टेट्राहेड्रल वॉइड। 0.414 से स्टार्ट होकर 0.732 से पहले तक, यानी 0.732 से कम तक बात करें, ये मिलेगा हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 0.732 से लेकर 1 तक या 1 से कम तक ये मिलेगा हमको क्यूबिकल वॉइड।
तो अब आपको इसमें एक बात क्लियर हो गई होगी, सबसे बड़ा वॉइड कौन सा है? क्यूबिकल वॉइड। उससे छोटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उससे छोटा टेट्राहेड्रल वॉइड। 3D में बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बोला है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कैटायन का रेडियस दिया हुआ है, ये एनायन का रेडियस दिया हुआ है, तो बताओ उसमें किस टाइप का वॉइड बन रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन करके उसकी वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू, और देखो जरा वैल्यू, अगर वो वैल्यू 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में कहीं भी आ रही है, इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर 0.732 से लेकर 1 के बीच में कहीं तक आ रही है, इसका मतलब वो क्यूबिकल वॉइड है। अगर 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में आ रही है, तो वो टेट्रल वॉइड है। तो आप इस टाइप से उसका वॉइड बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, मैंने 4-5 कंपाउंड है, मैं एक या दो को एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना इसमें वीडियो में। स्ट्रक्चर्स ऑफ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, तो क्लोराइड में क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट, क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब कॉर्नर ऑफ क्यूब पर है, और सी एस पॉजिटिव आयन इन बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। तो अब आप ध्यान से देना, केवल ओनली कॉर्नर बोला है मैंने, ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितना होगा? तो Cl नेगेटिव आयन यानी कॉर्नर पे अकेला है, तो 1/8 इंटू 8 करेंगे, इसका मतलब ये 1 होगा वैल्यू। ऐसे ही सीजियम पॉजिटिव आयन कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर 1, तो यानी कि सीजियम क्लोराइड आयन का अगर टोटल पेयर देखा जाए तो 1 पेयर बना, यानी एक यूनिट सेल में पेयर कितना होगा? 1। तो आप देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड जेड, एक्चुअली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, तो मैंने यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 पेयर। अच्छा, यहाँ पर मैंने जेड सी लिखा था, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायन। जेड ए का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एनायन। नेक्स्ट, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a किसी भी क्यूब के लिए, √3a। अब √3a कितना होगा? जरा इमेजिन करो कि क्यूब में कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट है? Cl नेगेटिव आयन। बॉडी सेंटर में कौन है? Cs पॉजिटिव आयन। और दोनों कॉर्नर पर Cs पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहेगा, बॉडी सेंटर Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेगा, और बॉडी सेंटर में Cs पॉजिटिव आयन, यानी बॉडी डायगोनल √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2Rc प्लस Ra। तो ये लिखा हुआ है 2Rc प्लस Ra। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन 8 होता है, Cl नेगेटिव आयन 8 होता है। सारी थ्योरी पड़ी हुई है, अभी रिवाइजन कर लो जल्दी जल्दी। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, अब यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो पहले लगाया था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन यहाँ कैटायन और एनायन के रेडियस अलग अलग होता है, उनके नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आयन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, ZC यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटायन इंटू 4/3 πRC3। RC का मतलब है रेडियस ऑफ कैटायन। इसी टाइप से ZA इंटू 4/3 πRA3, इन दोनों को प्लस किया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब AQ। डेंसिटी इक्वल टू ZM अपॉन AQ इंटू Na। अब यहाँ Z का मतलब क्या होगा? Z का मतलब होगा 1 पेयर ऑफ सीजियम क्लोराइड, और M का मतलब क्या होगा? मोलर मास ऑफ सीजियम क्लोराइड। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसी टाइप से नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, यानी यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन दो जगह प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे होता है और फेस सेंटर पे होता है। इसका मतलब ये कि इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आएगा वो कितना आएगा? 4, क्योंकि कॉर्नर प्रेजेंट एटम 1/8 इंटू 8, फेस सेंटर पर 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 6, टोटल कितना आ जाएगा? 4। Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कहाँ कहाँ हैं? मेन बात ये भी समझ लो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं एज सेंटर पर एंड बॉडी सेंटर पर, लेकिन FCC टाइप लैटिस में, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्रल वॉइड बोले, बाय डिफॉल्ट FCC या HCP या CCP में बात की जा रही होगी। तो बाय डिफॉल्ट FCC टाइप लैटिस के अंदर ही आपको मिलेंगे। कभी सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड सेल में मत बोल देना कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतने हैं। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताने केवल FCC टाइप के लैटिस में ही है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है? एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। और टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल।
तो यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एच सेंटर इन बॉडी सेंटर, इसका मतलब ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एच सेंटर पर प्रेजेंट पार्ट कितना लेंगे, 1/4 इंटू 12, क्योंकि टोटल एजेस कितनी होती है 12, तो 3 वो आ गया, और बॉडी सेंटर का 1, यानी कि ये भी 4 हो गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ये मैं ऊपर लिख गया हूं यहाँ पर, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर ऑफ NaCl Z, तो ये 4 पेयर ऑफ NaCl होगा, यानी कि एक यूनिट सेल में जब आप बात करें तो 4 पेयर ऑफ NaCl। फेज डायगोनल √2a क्या होगा, अब आपको पता है कि Cl नेगेटिव आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो फेस डायगोनल में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाओगे फेस डायगोनल में, तो आपको केवल एनाइन मिलेगा, यानी कि 4Ra मिलेगा। इसी टाइप से बॉडी डायगोनल के लिए चलो आप, तो बॉडी डायगोनल भी निकालो, ए की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हैं √3a बॉडी डायगोनल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, वैसे इसको आप कर भी सकते थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4RC + RA बॉडी डायगोनल होगा। RC + RA कैसे, जरा समझना। मैंने ये कहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, यहां पर नहीं, जहां पर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड में RC और Na रखूंगा। तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें कि हमें तो फिर भी लिखना है सर, तो √3a और यहाँ पर a की वैल्यू निकाल के रख दोगे तब भी आंसर मिल जाएगा आपको। खैर, इसको अभी हमें डिस्कस नहीं करना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा एक और चीज़, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एज लेंथ a, इसमें आपको मैंने बताया कि कॉर्नर पर Cl नेगेटिव आयन होता है और एच सेंटर पर Na पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप जाओगे तो आपको बीच में एक कैटाइन भी मिलेगा, यानी A = आपको मिलेगा 2RC + RA। इज दैट क्लियर? और आपको वैसे ही मैंने अभी बताया था कि √3a बॉडी डायगोनल होता है, तो A की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 2RC + RA, तो आप यहाँ से भी इस वैल्यू को डाल सकते हैं इसमें। तो ये तरीके हैं, इनका यूज बहुत होता है, कैसे भी आपको ट्विस्ट करनी पड़ सकती हैं चीज़ें। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन। अब Na पॉजिटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब होता है 1 Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयन एंड 1 Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयन। रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव 6:6। इसे 1:1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 6:6 ही लिखा आता है। इसी टाइप से ऊपर भी जहां मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो नहीं बताया, आप उस रेशियो को यूज करें। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 Na पॉजिटिव आयन। अब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 Na पॉजिटिव आयन, तो आंसर आ जाएगा a/√2। बाकी मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि आपको पता है एक कॉर्नर से मिड तक आओ एच सेंटर के, यानी कि a/2 ये हो गया, a/2 ये हो गया, दोनों Na पॉजिटिव के बीच का गैप निकालोगे तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना जो भी हाइपोटेन्यूज आ रहा होगा। डेंसिटी के लिए डेंसिटी = Zm/a³ × Na। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए फिर वही फॉर्मूला, Zc × 4/3 πRc³ + Za × 4/3 πRa³ इज डिवाइडेड बाय a³। यहाँ पर Zc की वैल्यू 4 है, Za की वैल्यू 4 है। आगे मैं इस फॉर्मूले को नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको याद रखना है आगे ये वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखना, Ca डबल पॉजिटिव आयन, यहाँ पर जो लैटिस है वो लैटिस Ca डबल पॉजिटिव आयन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि Ca डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो कॉर्नर एंड फेस सेंटर प्रेजेंट है, इसका मतलब Ca डबल पॉजिटिव आयन के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4। एंड F नेगेटिव आयन प्रेजेंट एट या इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो टेट्रल वॉइड कितने होंगे आपको पता है, जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके जस्ट डबल टेट्रल वॉइड होंगे, तो वो कितने होते हैं, 8। यानी अगर आप देखें कैल्शियम और फ्लोरीन का वैसे ही रेशियो आपको 1:2 दिख रहा है, और फॉर्मूले में भी अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स रेशियो देखें तो 1:2 दिखाई दे रहा है Ca और F2 का, तो ये सही भी है। इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर ऑफ NaCl,
सॉरी, एक्चुअली उसी को ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था इसलिए। CaF2, सारे पॉइंट्स मैंने वही लिखे हुए हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर ऑफ CaF2 इन एन यूनिट सेल, जेड कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखो 4 Ca, इसका मतलब 4 पेयर ऑफ CaF2 होगा। ये मत कहना सर 8 F थे, अरे F2 आ गया ना, तो 4 पेयर ऑफ CaF2, CaF2 एक पेयर हुआ, तो कितने पेयर बनेंगे टोटल? 4 पेयर ऑफ CaF2। फेस डायगोनल √2 है। फिर बॉय डायगोनल, तो अब आप देखो फेस डायगोनल में, यानी कि अगर आप फेस पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे तो आपको होता है कॉर्नर पर Ca डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और फेस सेंटर पे भी Ca डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, यानी कि √2a इक्वल टू मिलेगा हमको 4Rc कैटायन। इसी टाइप से बॉय डायगोनल, अब आपको पता है कि बॉय डायगोनल में कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट है? Ca डबल पॉजिटिव आयन, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट है? F नेगेटिव आयन। तो Ca डबल पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? Rc प्लस Ra। और मैंने आपसे ये कहा है कि जो बॉय डायगोनल, सॉरी, जो टेट्रल वॉइड की पोजीशन होती है वो 1/4 ऑफ बॉय डायगोनल होती है, यानी Rc प्लस Ra ये 1/4 ऑफ बॉय डायगोनल हुआ, तो इसका 4 टाइम कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि बॉय डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, दैट इज 4Rc प्लस Ra। थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है पूरे चैप्टर की तो आपको ये रिवीजन क्लियर भी हो जाएगा। एज लेंथ ए कितना होगा? तो ठीक है, अब ए की वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आए, क्योंकि ए 2R तो नहीं होगा इसमें तो इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ से कहीं से भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca डबल पॉजिटिव आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca डबल पॉजिटिव आयन, तो Ca डबल पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। F नेगेटिव आयन कहाँ प्रेजेंट है? टेट्रल वॉइड में। टेट्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca डबल पॉजिटिव आयन एंड F नेगेटिव आयन, तो Ca डबल पॉजिटिव आयन पहले लिखा हुआ है, F नेगेटिव आयन बाद में लिखा हुआ है, तो 8/4। ध्यान रखना है, हम पहले किसको लिख रहे हैं बाद में किसको लिख रहे हैं, ये 2/1 नहीं लिखा जाना है, 8/4 ही लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया रहता है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, अब आप लिख सकते हैं 4/4/3 पाई RC क्यूब प्लस 8/4/3 पाई RA क्यूब इज डिवाइडेड बाय A क्यूब। अब आप देखो एनाइन 8 थे इसलिए मैंने 8 लिखा हुआ है, कैटाइन 4 थे 4 लिखा हुआ है, तो आपको प्लीज़ फॉर्मूले में प्रॉपर तरीके से वैल्यू डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। Na2O को एंटी फ्लोराइड बोलते हैं, कारण है CaF2 को फ्लोराइड बोला गया है। अब इसका कारण क्या है वो बाद में थ्योरी का भी पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, ये समझाया जा रहा है। कुल मिला के जो CaF2 का स्ट्रक्चर था उसमें कैटाइन से लैटिस बना था, एनाइन टेट्राहेड्रल वॉइड में थे। अब इसका जस्ट, और उसको बोलते थे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, अब इसका जस्ट इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। अब एनाइन से लैटिस बनाए और कैटाइन टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसलिए इसको वहां पर फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला गया, तो यहां पर इसको बोल दिया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जस्ट इन्वर्ट हो गया, जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर था उसका जस्ट उल्टा हो गया, तो एंटी हो गया। O डबल नेगेटिव आयन प्रेजेंट एट कॉर्डन फेस सेंटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन, सॉरी, Na पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ O डबल नेगेटिव आयन यानी कि कितने हो गए? 4। ओके, इफेक्टिव नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन कितने हो गए यहाँ पर? 8। जो मैंने ऊपर लिख दिए थे, एक्चुअली वो लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। आपको ये दो लाइन अगर याद है तो बाकी चीज़ें आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी बात आ जाती है। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ Na2A कितने हो गए? Na2O, तो Na2 हो गया 4 पेयर। अब फिर वही सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर वापस आ गई। अब देखो फेस डायगोनल, अब आपको पता है एनाइन प्रेजेंट है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पर, तो यहाँ पर 4RA हो जाएगा √2a इक्वल टू बॉय डायगोनल, बॉय डायगोनल 4RC प्लस RA, सेम जैसे उसमें लॉजिक लगाया था वैसे ही यहाँ पे लगाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन टेट्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O डबल नेगेटिव आयन कॉर्नर पे तो इसका 8 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी टाइप से रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर O डबल नेगेटिव आयन 8/4, ये Na पॉजिटिव आयन। डेंसिटी का फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन सेम उस टाइप से फॉर्मूला, जेडनेस स्ट्रक्चर समझना। S डबल नेगेटिव आयन प्रेजेंट एट
corner and face center of the unit cell. Z double positive ion present in alternate tetrahedral void. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी सारे टेट्रल वॉइड फिलअप नहीं है। अब आप जानते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एस डबल नेगेटिव आयन कितने हैं, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8। अगर टेट्रल वॉइड 8 होंगे लेकिन वो आधे फिल हो रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेट फिलअप है तो आधे फिल हो रहे हैं, यानी कि जेड डबल पॉजिटिव आयन आधे टेट्रल वॉइड में है। तो टेट्रल वॉइड में जेड डबल पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब 8 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्टरनेट वाला। नेक्स्ट, इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर ऑफ जेड एन एस। एक्चुअली ये ऊपर से ही सारे पॉइंट्स को मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, तो दैट्स वाई वो कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो आप कंसीडर कर लेना उसको। इफेक्टिव नंबर ऑफ पेयर ऑफ जेड एन एस इन एन यूनिट सेल, तो कितना हो गया, 4 पेयर। फेस डायगोनल हमारे पास कितना होगा इसमें, फेस डायगोनल √2 है, √2 है। तो आप देखो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एनाइन मिलेगा, तो 4 RA फेस डायगोनल में, और फेस सेंटर पे भी एनाइन है। बॉय डायगोनल कितना होगा, तो वही 4 RC + RA। अब ये मत कहना सर टेट्रल बॉइड कहीं तो खाली है, जो खाली जगह है उसकी भी तो डिस्टेंस होती है ना, तो डिस्टेंस तो काउंट होगी, तो 4 RC + RA। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस डबल नेगेटिव आयन 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जेड डबल पॉजिटिव आयन ये भी 4। वैसे एस डबल नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 तो होना चाहिए था जब सारे टेट्रल वॉइड फिलअप होते, बट यहाँ आधे टेट्रल वॉइड फिलअप है, तो फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एस डबल नेगेटिव आयन एंड जेड डबल पॉजिटिव आयन इज 4:4। डेंसिटी पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट कुछ टाइप के होते हैं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पर। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। चलो यहाँ देखते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। ये आपको नहीं पढ़ना है लाइन डिफेक्ट को। पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम पढ़ते हैं यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, पॉइंट डिफेक्ट पे कई बार क्वेश्चन आता है। ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अगर कैटाइन लैटिस छोड़ के चला जाए तो उसे न्यूट्रल रखने के लिए, लैटिस को न्यूट्रल रखने के लिए एनाइन भी लैटिस छोड़ के बाहर चला जाता है। लैटिस छोड़ के बाहर चला जाता है, ये एक्स्ट्रा सर्किल बने हुए इनको नहीं देखना है, तो हम उसको बोलते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट। इससे होता क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है लैटिस की, लेकिन लैटिस ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। आपको वॉल्यूम में चेंज नहीं करना है यहाँ पर। एनाइन लैटिस छोड़ के चला गया, कैटाइन लैटिस छोड़ के चला गया, यानी इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन वैकेंसी मिलती है। दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में कहीं से, एक्चुअली हम मानते हैं कैटाइन का साइज छोटा होता है, तो कैटाइन अपनी एक्चुअल साइड छोड़कर, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला सर्कल खाली है, यहाँ से कैटाइन अपनी जगह छोड़कर कहीं पर लैटिस में बीच में आके बैठ जाता है, या लैटिस पॉइंट को छोड़कर कहीं पर इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट रहता है। इस टाइप के डिफेक्ट बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। इससे डिफेक्ट तो आ जाता है, लेकिन लैटिस में से कोई चीज़ बाहर नहीं गई या कोई मास में चेंज नहीं आया, तो डेंसिटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी नहीं बदलती है, न्यूट्रल रहता है मॉलिक्यूल। इनके एग्जाम्पल हैं AgBr, KCl, सीजियम क्लोराइड, NaCl। ये किसके एग्जाम्पल हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट के। AgI, AgBr, AgCl ये किसके डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है। आप देखो AgBr दोनों जगह कॉमन लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें 2 आते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आता है। मेटल जब बोला जाता है इसका मतलब कैटाइन एक्सेस होना चाहिए, कैटाइन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और मेटल डेफिशिएंसी बोला जाए इसका मतलब कैटाइन की क्वांटिटी एनाइन से कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल बात यही है कि ओवरऑल जो लैटिस है वो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रखना है आपको लैटिस को। अब देखो पहले हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, आप देखो सब जगह A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, कहीं से एक एनाइन B नेगेटिव आयन लैटिस छोड़ के बाहर चला गया। अगर लैटिस छोड़ के बाहर चला गया तो जो लैटिस है उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए नेचर में से कहीं से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, और किस जगह ट्रैप हो जाता है, जहां से एनाइन लैटिस छोड़ के गया। तो इसके कारण इस स्ट्रक्चर में कलरेशन आने लगती है, यानी कलर शो करने लगता है। तो ये कहलाता है एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फर्व,
FERB, फर मतलब कलरेशन, तो इसलिए इसको एफ सेंटर भी बोलते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, एनाइन चला गया, इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह चार्ज को बैलेंस किया, उसकी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं कर पाया। वैकेंसी मतलब वो एनाइन के बराबर का मास थोड़ी लेके आएगा वो। इसी टाइप से दूसरा यहाँ पर मैंने एक और लिखा हुआ है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट इन लैटिस साइड। अब जैसे परफेक्ट लैटिस है, आप देखो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जो व्हाइट कलर के सर्किल बनाए हुए हैं उनमें लिखा हुआ है मैंने ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सारे फिलअप हैं सही सही। अब नेचर में से कहीं से कोई कैटाइन इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप हो गया, जैसे ए पॉजिटिव ट्रैप हो गया, अगर ये ट्रैप हो गया तो लैटिस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, उसे न्यूट्रल करने के लिए कहीं पर इलेक्ट्रॉन किसी और जगह जाके ट्रैप हो गया। अब ओवरऑल लैटिस तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन लैटिस के अंदर ओवरऑल कैटाइन की क्वांटिटी, नंबर ऑफ कैटाइन की क्वांटिटी एनाइन के रिलेटिव ज्यादा है, तो ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पार्ट है। इसका रीजन क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, एक्स्ट्रा कैटाइन। नाउ नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। मेटल की कमी होना, अब ये डिफेक्ट जनरली शो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स में। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल बैलेंस शो करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल छोड़ो, यहाँ देखो इस वाले को जिसको मैंने राइट टिक किया है उसको देखते हैं। आप देखो मान लीजिए कोई FeO स्ट्रक्चर है, Fe डबल पॉजिटिव ओ डबल नेगेटिव, Fe डबल पॉजिटिव ओ डबल नेगेटिव, यानी सारे के सारे Fe डबल पॉजिटिव हैं और O डबल नेगेटिव प्रेजेंट है। तो जितने Fe डबल पॉजिटिव होंगे उतने ही O डबल नेगेटिव होंगे। अगर 10 Fe डबल पॉजिटिव होंगे तो 10 O डबल नेगेटिव होंगे, लेकिन Fe वेरिएबल बैलेंस शो करता है। तो मान लीजिए कुछ Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, जैसे मैंने यहाँ 2 Fe को Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये 2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए तो 2 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी लैटिस में कहीं से Fe डबल पॉजिटिव आयन अब लैटिस छोड़ के जा सकता है, फिर भी लैटिस न्यूट्रल रहेगा। तो इससे होगा क्या, नंबर ऑफ एनाइन की क्वांटिटी नंबर ऑफ कैटाइन के कंपेयर ज्यादा रहेगी, नंबर में ज्यादा रहेगी। चार्ज तो बैलेंस हो गया बट आयंस की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, यानी कैटाइन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, एनाइन क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ कैटाइंस की, और लैटिस अभी भी कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो इस टाइप से बने हुए डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें आप ध्यान से देखो, यहां पर 3 Fe डबल पॉजिटिव रिप्लेस बाय 2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, 2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव का और एंड 1 वैकेंसी फॉर्म। अब 1 वैकेंसी कैसे भाई, 3 Fe डबल पॉजिटिव हट गए यहाँ से, एक तरह से मान लीजिए 3 Fe की जगह उसमें 2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव ने जगह ऑक्यूपाई कर ली और एक वैकेंसी रह गई, राइट, 1 वैकेंसी फॉर्म। नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस को इसमें मिला दिया जाए, इम्प्योर सब्सटेंस को, और वो उसके कारण डिफेक्ट है। जैसे NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, परफेक्ट लैटिस होता है। आप देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रेजेंट। लेकिन अगर हम इसमें क्या करें, स्मॉल अमाउंट में SrCl2 मिला के से हीट कर दें तो NaCl ब्रेक होगा, मेल्ट होगा, SrCl2 उसमें मिक्स हो जाएगा, और जब उसको दोबारा से सॉलिडिफाई होने दिया जाए तो Sr कहीं कहीं Na पॉजिटिव की जगह पे ट्रैप हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक Na पॉजिटिव एक Cl को बैलेंस करता था, लेकिन जब एक Sr डबल पॉजिटिव आ जाएगा तो 2 Cl को बैलेंस करेगा, और 2 Cl को बैलेंस करेगा तो एक Na की जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि एक Na पॉजिटिव की जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो होगा क्या कि 2 Na पॉजिटिव आयन रिप्लेस बाय 1 Sr डबल पॉजिटिव आयन एंड 1 वैकेंसी फॉर्म। तो इस टाइप से आपको उस रेशियो में वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हाँ, इससे डेंसिटी ऑफ लैटिस चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए एक Sr डबल पॉजिटिव का मास 2 Na पॉजिटिव से ज्यादा है, भाई 2 Na पॉजिटिव चले गए, उसकी जगह एक Sr आ गया, तो अगर ज्यादा मास वाला आयन आ गया 2 Na पॉजिटिव कंपेरेटिव तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर Sr डबल पॉजिटिव की जगह कोई लाइटर एलिमेंट आया होता जिसका मास 2 Na पॉजिटिव आयन से कम होता तो डेंसिटी कम हो जाती। तो ये डिपेंड करेगा क्या इंप्योरिटी उसके अंदर मिलाएगी। क्लियर, और ये अपना सॉलिड स्टेट का रिवीजन फिनिश।